नमस्कार दोस्तों। एक न्यायालय का दृश्य है। कटघरे में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे कुछ ही दिनों में मृत्यु दंड दिया जाना है। इतिहास ने उसे महात्मा गांधी के हत्यारे का नाम दे दिया है। पर वो शांत है। उसकी आंखों में ना कोई भय है, ना ही कोई पछताप। उसे अपनी बात रखने का अंतिम अवसर दिया गया है और अगले कई घंटों तक वो जो कुछ भी कहता है वो इतिहास का एक ऐसा पक्ष बन जाता है जिसे पढ़कर लोग या तो उससे और अधिक घृणा करते हैं या फिर ये सोचने पर विवश हो जाते हैं कि आखिर इस विचार की जड़ें कितनी गहरी थीं। आज हम नाथूराम गोडसे के उसी अंतिम बयान की गहराइयों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये बयान मैंने गांधी को क्यों मारा शीर्षक से अंकित है। और हमारा उद्देश्य केवल ये दोहराना नहीं है कि उसने क्या कहा, अपितु ये समझना है कि उसने अपने तर्कों को कैसे घड़ा, उनकी नींव क्या थी और किस प्रकार एक व्यक्ति अपने सबसे हिंसक कृत्य को एक देशभक्ति का कार्य सिद्ध करने का प्रयास करता है। हाँ, और आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट कर दें। जी, हमारा उद्देश्य यहाँ किसी को सही या गलत ठहराना नहीं है। हम केवल गोडसे के तर्कों को जैसा उन्होंने कहा था सामने रख रहे हैं और उस समय के ऐतिहासिक संदर्भ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले ये समझना रोचक है कि गोडसे अपने बयान की शुरुआत कैसे करता है। वो स्वयं को एक कट्टरपंथी की तरह प्रस्तुत नहीं करता। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपितु वो स्वयं को एक तर्कवादी और समाज सुधारक की तरह प्रस्तुत करता है। वो बताता है कि उसका जन्म एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन वो किसी भी प्रकार के अंधविश्वास से मुक्त था। हाँ, और वो अपनी सबसे बड़ी सामाजिक उपलब्धि ये बताता है कि उसने जातिवाद और छुआछूत के विरुद्ध बहुत मुखर होकर कार्य किया। सही। वो उन सहभोजों का उल्लेख करता है जहां सहस्रों हिंदू, जिनमें ब्राह्मण से लेके भंगी तक सम्मिलित थे, एक साथ बैठकर भोजन करते थे। मतलब उसका उद्देश्य ये सिद्ध करना था कि कोई भी केवल अपने जन्म से ऊंचा या नीचा नहीं होता। ये एक बहुत ही प्रगतिशील सोच लगती है, विशेषकर उस युग में। और यहीं पर यह समझना आवश्यक है, ये उसके तर्क का पहला बड़ा स्तंभ है, स्वयं को एक आधुनिक तार्किक व्यक्ति के रूप में स्थापित करना। अच्छा, जो वो ये कहता है कि उसने विवेकानंद, तिलक से लेकर समाजवाद और मार्क्सवाद तक का अध्ययन किया है, तो वो ये संदेश दे रहा है कि उसका निर्णय भावनाओं में बहकर नहीं, अपितु सोच समझकर लिया गया एक बौद्धिक निर्णय था। और इसी वैचारिक यात्रा का अंत वो हिंदू संगठनवादी विचारधारा पर पहुंचकर करता है। ये विचारधारा क्या थी? क्या ये कांग्रेस के राष्ट्रवाद से भिन्न थी? हाँ, बहुत भिन्न। उस समय कांग्रेस का राष्ट्रवाद पंथ निरपेक्ष था, जिसमें सभी धर्मों को समान मानने की बात थी। वहीं हिंदू संगठनवादी विचारधारा मानती थी कि भारत का मूल चरित्र और पहचान हिंदू है और देश की नीतियां, संस्कृति और राजनीति इसी को ध्यान में रखकर बननी चाहिए। निश्चित रूप से उनके लिए हिंदुत्व और हिंदुओं का हित ही राष्ट्रहित था। ये टकराव ही इस पूरे कथा के केंद्र में है। तो एक और गांधी की सर्वधर्म समभाव वाली कांग्रेस और दूसरी ओर गोडसे की हिंदू राष्ट्र वाली विचारधारा, और यहीं से संभवतः गांधी की अहिंसा पर भी सीधा प्रहार आरंभ होता है। सही। गोडसे का दूसरा बड़ा तर्क गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को ही चुनौती देना था। वो कहता है कि ये सिद्धांत सुनने में बहुत महान है, लेकिन वास्तविक जीवन में पूरी तरह अव्यावहारिक है। उनका मानना था कि जब कोई आक्रामक आपके देश, आपके धर्म या आपके सम्मान पर आक्रमण करे, तो उसका सशस्त्र प्रतिकार करना न केवल आवश्यक अपितु एक धार्मिक कर्तव्य भी है। और अपनी इस बात को बल देने के लिए वो सीधे भारतीय संस्कृति के सबसे गहरे प्रतीकों रामायण और महाभारत का उल्लेख करता है। ये एक बहुत शक्तिशाली तर्क है ना? हाँ, बिल्कुल। वो प्रश्न पूछता है कि यदि अहिंसा ही परम धर्म है, तो फिर भगवान राम ने रावण का वध क्यों किया? भगवान कृष्ण ने कंस को क्यों मारा और अर्जुन को अपने ही संबंधियों के विरुद्ध युद्ध के लिए क्यों प्रेरित किया? ये एक बहुत चतुर तर्क है। वो असल में गांधी की अहिंसा को धर्म के विरुद्ध खड़ा कर रहा है। मतलब वो कह रहा है कि यदि राम और कृष्ण को अत्याचारियों का वध करने के लिए हिंसक नहीं माना जाता, तो एक राजनीतिक व्यवस्था जिसे वो अत्याचारी समझता है, उसके विरुद्ध हिंसा को अधार्मिक कैसे कहा जा सकता है? ये तो सीधे सीधे गांधी के नैतिक पक्ष पे ही प्रश्न उठाना हुआ। और केवल पौराणिक चरित्र ही नहीं, वो इतिहास से भी उदाहरण लाता है। हाँ, वो कहता है कि गांधी जी ने शिवाजी, राणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह जैसे योद्धाओं को भटके हुए देशभक्त कहा। गोडसे के शब्दों में ये कहना गांधी के अहंकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। तो वो इन योद्धाओं को नायकों की तरह देखता है, जिन्होंने आक्रांताओं से देश की रक्षा की थी। एकदम।
तो अब तक गोडसे ने दो बातें स्थापित कर दी हैं। एक कि वो एक तर्कवादी और समाज सुधारक है, और दो कि उसकी हिंसा की परिभाषा गांधी की अहिंसा से अलग है और भारतीय धर्म ग्रंथों और इतिहास से प्रेरित है। इसके पश्चात वो उन घटनाओं पर आता है जिन्होंने उसके अनुसार उसे गांधी की हत्या के लिए विवश किया। वो इसे 32 वर्षों का संचित आक्रोश कहता है। हाँ, और इस आक्रोश का केंद्र वो गांधी के व्यक्तित्व और उनकी कार्यशैली को बताता है। उसका आरोप है कि गांधी कांग्रेस के भीतर एक वैचारिक तानाशाह की तरह कार्य करते थे। वे कहते हैं वे स्वयं ही न्यायाधीश थे और स्वयं ही निर्णायक। सही। अगर देश को उनका नेतृत्व चाहिए तो उनकी प्रत्येक बात को बिना प्रश्न किए मानना होगा, अन्यथा वो कांग्रेस से अलग हो जाएंगे। तो क्या ये कहना सही होगा कि गोडसे के अनुसार कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के पास अपनी बुद्धि और इच्छा शक्ति को गांधी के चरणों में रखने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं था? गोडसे का तो यही आरोप है। वो कहता है कि इसी पूर्ण गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण गांधी ने भूल पर भूल और आपदा पर आपदा को जन्म दिया। और इन आपदाओं में वो सबसे बड़ा विषय गांधी की मुस्लिम समर्थक नीति को मानता है। यहीं से उसके आरोप और भी गंभीर होने लगते हैं। और इसका पहला उदाहरण वो भाषा के विवाद से देता है। राष्ट्रभाषा के तौर पर हिंदी की जगह हिंदुस्तानी को लाने की बात। हाँ, गोडसे का आरोप है कि गांधी ने केवल मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए हिंदुस्तानी का समर्थन किया। वो कहता है कि हिंदुस्तानी नाम की कोई भाषा है ही नहीं, इसका कोई व्याकरण नहीं, ये केवल हिंदी और उर्दू की एक दोगली बोली है। इस बात को थोड़ा समझना आवश्यक है। उस समय हिंदुस्तानी को एक ऐसी भाषा के तौर पर देखा जा रहा था जो उत्तर भारत में आम बोलचाल में हिंदी और उर्दू का मिला-जुला रूप थी। तो गांधी का विचार था कि ये भाषा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बन सकती है। हाँ, लेकिन गोडसे और उनके वैचारिक साथी इसे हिंदी को दुर्बल और उर्दू के तुष्टीकरण की तरह देखते थे। तो ये केवल व्याकरण का नहीं, अपितु राष्ट्रीय पहचान का संघर्ष बन गया था। निश्चित रूप से। और भाषा के बाद आता है सबसे बड़ा और सबसे पीड़ादायक अध्याय, देश का विभाजन। और इसके लिए गोडसे सीधे सीधे गांधी को उत्तरदायी ठहराता है। उसका आरोप है कि जब मुस्लिम लीग देश भर में हिंसा कर रही थी, तब गांधी का झुकाव लीग की ओर बढ़ता जा रहा था। उसके शब्दों में एक गहरी पीड़ा झलकती है। वो कहता है, जब कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने गांधी की सहमति से उस देश को विभाजित कर दिया जिसे हम अपनी माता मानते हैं, तो मेरा मन भयानक क्रोध से भर गया। इस एक वाक्य में उसका सारा दुख और क्रोध सिमट आता है। और ये क्रोध अपने चरम पर पहुंचता है गांधी के अंतिम अनशन से। ये अनशन दिल्ली की उन मस्जिदों को रिक्त कराने के लिए था जिनमें पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों ने आश्रय ले रखा था। लेकिन गोडसे यहीं एक बहुत तीखा प्रश्न उठाता है। वो पूछता है, जब पाकिस्तान में हिंदुओं पर क्रूर अत्याचार हो रहे थे, तब गांधी ने पाकिस्तान सरकार या वहां के मुसलमानों की निंदा में एक शब्द क्यों नहीं बोला? यह एक ऐसा प्रश्न था जो उस समय बहुत से लोगों के मन में था। और इसी अनशन के समय भारत सरकार पर पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का दबाव बना। गोडसे के बयान का ये एक महत्वपूर्ण भाग है जहां वो गांधी के अनशन को सीधे सीधे पाकिस्तान को ये धनराशि दिलाने से जोड़ता है। हाँ, और ये उस समय एक बहुत बड़ी राजनीतिक बहस का विषय था। निश्चित रूप से। यद्यपि यहाँ इतिहास का दूसरा पक्ष भी देखना आवश्यक है। जी। इतिहासकारों का कहना है कि ये 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान का अधिकार था जो विभाजन के समझौते के अंतर्गत भारत को देना ही था। भारत सरकार ने कश्मीर पर पाकिस्तानी आक्रमण के कारण इसे रोक लिया था। और गांधी का मानना था कि एक नैतिक राष्ट्र के तौर पर भारत को अपना वचन पूरा करना चाहिए, चाहे संबंध कितने भी कटु क्यों ना हो। तो जहां गोडसे इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा के रूप में देख रहा था, वहीं गांधी इसे राष्ट्र के धर्म या वचन पालन की तरह देख रहे थे। एक ही घटना की दो एकदम भिन्न व्याख्याएं। और यहीं पर गोडसे गांधी को दी गई राष्ट्रपिता की उपाधि पर भी कड़ा प्रहार करता है। क्या कहता है वो? वो कहता है, यदि वे राष्ट्रपिता थे तो वे अपने पितृ कर्तव्य में पूरी तरह विफल रहे, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के विभाजन पर सहमति दी। वे पाकिस्तान के जनक सिद्ध हुए। ये एक बहुत ही कठोर टिप्पणी है, लेकिन ये उसकी सोच को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। इस सारे वैचारिक मंथन के पश्चात वो उस अंतिम निर्णय पर पहुंचता है। वो अपने इस निर्णय के व्यक्तिगत परिणामों के विषय में भी सोचता है। ये पढ़ना काफी विचलित करने वाला है। वो अपने आंतरिक संघर्ष का वर्णन करता है। वो कहता है, मैंने सोचा और भविष्य को देखा, मैं पूरी तरह से नष्ट हो जाऊंगा।
लोग मुझसे केवल घृणा करेंगे और मैं अपना सारा सम्मान खो दूंगा, जो मेरे जीवन से भी अधिक मूल्यवान है। वो जानता था कि इस कार्य का परिणाम क्या होगा। एक और पूर्ण विनाश था और दूसरी ओर उसकी दृष्टि में राष्ट्र का भविष्य था। हाँ, जब मैं ये पढ़ता हूं कि लेकिन साथ ही मैंने अनुभव किया कि गांधी जी की अनुपस्थिति में भारतीय राजनीति अधिक व्यावहारिक और शक्तिशाली बनेगी। निसंदेह मेरा अपना भविष्य पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, लेकिन राष्ट्र पाकिस्तान के आक्रमण से बच जाएगा। तो ये सोचने पर विवश करता है। ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे एक चरमपंथी विचारधारा किसी व्यक्ति को ये विश्वास दिला सकती है कि उसका हिंसक कृत्य दरअसल एक महान बलिदान है। वो अपनी हत्या को एक व्यक्तिगत कृत्य के रूप में नहीं, अपितु एक राजनीतिक शल्य चिकित्सा के रूप में देख रहा था, जो राष्ट्र को बचाने के लिए आवश्यक थी। और फिर वो दिन आता है 30 जनवरी 1948। वो उस क्षण का वर्णन बहुत ही सपाट और तथ्यात्मक ढंग से करता है। मैंने अपने दोनों हाथों में साहस संचित किया और बिड़ला भवन के प्रार्थना मैदान में गांधी जी पर गोलियां चला दी। इसमें कोई भावना नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, केवल एक कार्य के पूर्ण होने का उल्लेख है। वो आगे कहता है, मेरी गोलियां उस व्यक्ति पर चली जिसकी नीति और कार्यों ने लाखों हिंदुओं के लिए विनाश और बर्बादी लाई थी। उसका अंतिम तर्क ये था कि गांधी जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को दंडित करने के लिए देश में कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उसने ये कार्य स्वयं किया। वो स्वयं को एक हत्यारे के स्थान पर एक जल्लाद के रूप में प्रस्तुत कर रहा था। अंत में जब वो न्यायालय के समक्ष खड़ा था तो उसने कोई दया की याचना नहीं की, अपितु उसने भविष्य के इतिहासकारों से एक अपील की। हाँ, उसके अंतिम शब्द एक चुनौती भी थे और एक आशा भी। मैं नहीं चाहता कि मुझ पर कोई दया दिखाई जाए। मुझे कोई संदेह नहीं कि भविष्य में किसी दिन इतिहास के ईमानदार लेखक मेरे इस कार्य का मूल्यांकन करेंगे और इसका सही मूल्य आंकेंगे। ये उसका अपनी कथा पर अंतिम मोहर लगाने का ढंग था। वो जानता था कि वर्तमान उसे अपराधी मानेगा, लेकिन उसे आशा थी कि भविष्य उसे सही ठहराएगा। नाथूराम गोडसे के शब्द आज भी उतने ही विवादास्पद हैं जितने तब थे। उसके तर्क सही थे या गलत, इसका निर्णय इतिहास और हर व्यक्ति स्वयं करता है। हमारा उद्देश्य आज केवल उस विचारधारा की परतों को खोलना था जिसने इतिहास की सबसे बड़ी राजनैतिक हत्याओं में से एक को जन्म दिया। ये हमें ये भी सिखाता है कि इतिहास को कभी भी केवल एक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। हर कहानी के कई पक्ष होते हैं और जब हम हर पक्ष को सुनते और समझते हैं, तभी हमें अतीत की एक अधिक पूर्ण और सच्ची छवि मिल पाती है। यदि इस बातचीत ने आपके विचारों को झकझोरा हो या आपको इतिहास के इस अध्याय पर नए सिरे से सोचने पर विवश किया हो, तो अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य दें। इस प्रयास को अपना समर्थन दें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और अपनी राय नीचे टिप्पणी में लिखकर बताएं। ऐसी ही और गहरी और विचारोत्तेजक चर्चाओं के लिए हमारे साथ जुड़ना न भूलें। धन्यवाद।